अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज एक बड़ा दिन है जब 5 रुकनी जो बेंच था उसने वजीर आजम पाकिस्तान को नाअहल करार दे दिया। टू बी फेयर, कल तक भी मेरा ओपिनियन था कि शायद बड़ा मुश्किल होगा वजीर आजम पाकिस्तान का इस केस से निकलना। अप्रैल में ये केस आया, पैनामा पेपर्स के नाम से ये केस मशहूर हुआ। एक लीक्स थी, वो पैनामा लीक्स अगर उनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जिसमें अपार्टमेंट्स निकले लंदन में। निकले क्या, ये वो अपार्टमेंट्स थे जिसको फर्स्ट फैमिली डिनाई करती रही। लेकिन जब मैं आज सुबह दफ्तर आ रहा था, मेरा ये कभी इम्कान मुझे जो दिखाई दे रहा था इतने अरसे प्रोसीडिंग्स देखने के बाद कि वजीर आजम नाअहल तो होंगे, लेकिन शायद कंसीलमेंट ऑफ एसेट के ऊपर नाअहल होंगे, वो अपना जवाब नहीं दे पाए, इस पर नाअहल होंगे, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स पर नाअहल किया जाएगा। लेकिन मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा जब अकामा पर उनको नाअहल किया गया। बाकी केसेस तो साथ जुड़े हैं, बाकियों का जिक्र है, बाकियों के लिए रेफरेंस भेज दिया गया है दूसरी अदालत में, नैब के कोर्ट में। लेकिन जिस बुनियाद पर वजीर आजम पाकिस्तान को घर भेजा गया वो उनका अकामा था। सो पैनामा ने अकामा वजीर आजम पाकिस्तान के घर जाने की वजह बना। बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीरों ने की। कायसाद रफीक साहब, एहसन इकबाल साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे, जाहिद हामिद साहब थे, बहुत बातें उन्होंने की, शायद उनकी दानिश में ठीक भी होंगी। किसी ने इस तरह इशारा नहीं किया कि पाकिस्तान में कोई एक इदारा नहीं जो उस वक्त काम कर रहा। अगर कोई इदारा काम कर रहा होता शायद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लाने की नौबत ही ना आती। आपने कहा हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, अंदरूनी नहीं बैरूनी है, उसके प्लेयर्स हैं वगैरह वगैरह। क्या आपने इस तरफ देखा कि आपने रेमेडी छोड़ी क्या इस सिस्टम में? इस सिस्टम में वो कौन सा इदारा है जो आपकी मर्जी के बगैर काम कर सकता है? जफर इजाजी साहब की मिसाल आपके सामने है, नैब किस तरह काम करती है ये मिसाल भी आपके सामने है। वो कि मैं सरप्राइज हूं, अगैन मैं कहूंगा अकामा के ऊपर उनके घर जाने पर, इस वर्डिक्ट पर मैं सरप्राइज हूं। मेरे साथ नदीम चंद साहब मौजूद हैं, फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, अली जफर साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, हम एसएफ जफर साहब से भी बात करेंगे। लेकिन फवाद, आर यू सरप्राइज्ड? सही, जिस तरह मैं सरप्राइज्ड हूं कि अकामा पर उनको घर भेजा गया। मेरा अपना ख्याल में, जैसे पहले ये एडमिटेडली कि जवाब ना होने पर, एसेट बियॉन्ड मींस पर, जवाब मनी ट्रेल ना देने पर भेजा जाता वो तो मुझे समझ में आता है। पहली बात तो यह है कि अकामा के ऊपर खाली नहीं भेजा गया, 3 काउंट्स के ऊपर भेजा गया। सबसे पहले तो आपके पास चूंकि जजमेंट है, तो सबसे पहली लाइन जजमेंट में मैंने उनसे कहा लाने का, पहली जजमेंट का पहली लाइन है, वो जजमेंट इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर प्रीवियस जजमेंट। सो पहले तो आप इस जजमेंट को कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे, जिसमें जेआईटी बनाई गई, बनाई गई थी, और उसको सारे सवाल दिए गए। उसमें सवाल दिए गए। इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई है वो 3 काउंट्स के ऊपर हुई है। एफजेडी ना डिस्क्लोज करने के ऊपर, फॉर लाइंग अंडर ओथ एंड फॉर हैविंग मींस एसेट्स बियॉन्ड मींस। 3 जजमेंट्स के ऊपर जो है काउंट के ऊपर जजमेंट हुई है। और जो उन्होंने कहा है कि इनको जो रेफरेंसेस फाइल किए जाएं उनमें आप देख लें अजीजिया है। एक मैं छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं, चूंकि आपने अपने इंट्रो में कहा कि अकामा के ऊपर हुई है, एफजेडी कंपनी, अब मैं माफी चाहता हूं, आप ये राइट, एफजेडी कंपनी डिक्लेयर करने के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं एफजेडी कंपनी की क्या इशू है। इशू क्या है? एक इशू तो यह है कि वज़ीर आज़म उसके चेयरमैन थे, उसकी वो तनख्वाह डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। बट एफजेडी कंपनी कर क्या रही थी? आपके प्रोग्राम में आपको याद होगा कि मैंने वो पूरा चार्ट आपको बताया था जिसमें 13 कंपनीज हैं। 13 कंपनीज में से 9 कंपनीज मेन बरतानिया में है, 3 ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में है, यूएई में एफजेडी कंपनी थी। बरतानिया की और यूएई की तमाम कंपनियां 10 मिलियन जो पाउंड्स हैं उसके लॉस में है। इनका लॉस कौन पूरा कर रहा है? एफजेडी कंपनी पूरा कर रही है। सो एफजेडी कंपनी इज मेन पंपिंग फ्रंट है, इज अ फ्रंट रोटेशन ऑफ मनी हैपेंस टू एफजेडी। सो बिलियंस ऑफ रुपीस, जस्ट लास्ट लाइन, ये एफजेडी कंपनी का 10,000 दिरहम का प्रॉब्लम नहीं है। एफजेडी कंपनी का प्रॉब्लम यह है कि बिलियंस ऑफ रुपीस की रोटेशन जो है वो एफजेडी कंपनी के जरिए हो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चूंकि कहां लिखा है कि बियॉन्ड मींस, एसेट्स बियॉन्ड मींस के ऊपर भी ये भी है, क्योंकि कौन सा पॉइंट नंबर 15 में तो लिखा है ना ये कि उनको इसके ऊपर नायल कर रहे हैं कि एफजी कंपनी जो थी उसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया नॉमिनेशन पेपर्स में 2013 इसके और रोपा और 62 आप चले जाएंगे 15 के ऊपर, 16 के ऊपर, ये सारी चीज जो है वो उसमें 16 भी पढ़ चुका हूं, 17 भी पढ़ चुका हूं, इसमें तो मुझे दिखाई नहीं दिया। इसके ऊपर इसके साथ आप पिछली जजमेंट निकाल लें जो आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट है, जो अब ज़ाहिर है मेजॉरिटी जजमेंट है, पहले मिनॉरिटी जजमेंट थी। उसमें जो उन्होंने डिस्कशन दिया था पूरे का पूरा हुदैबिया के ऊपर, एचएमटी के ऊपर। सो एसेट बियॉन्ड मींस जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इनका जाने का। जो इसका अब प्राइम मिनिस्टर साहब का है वो जो पैरा 15 है, उनका रिसीवेबल कॉन्स्टिट्यूट एसेट फ्रॉम कैपिटल जेडी, उसके साथ जो तकरीरें थी
प्राइम मिनिस्टर की असम्बली के अंदर कौम से खिताब और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो तफादत है, उनमें जो फ़र्क है और जिसमें वो समझते हैं कि कौम से झूठ बोला गया, ये एक सेपरेट जो है वो चार्ज है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर उस जजमेंट में। सो प्राइम मिनिस्टर की जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये बुनियादी तौर के ऊपर 3 काउंट्स के ऊपर हुई है, FZD कंपनी छुपाने के ऊपर, जो कौम से झूठ बोलने के ऊपर, और तीसरा जो है वो है एसेट्स बियॉन्ड के ऊपर। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसमें जो 9 रेफरेंसेस प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कायम करने की बात की गई है, उन रेफरेंसेस में हुदैबिया शामिल है, उनमें अजीजिया मिल शामिल है, गल्फ स्टील मिल शामिल है, उसमें जो 3 रेफरेंसेस जो हैं वो और शामिल हैं। अनफॉर्चुनेटली जो मैं अपने रेफरेंसेस के पेपर है वो मेरा नहीं रहा, वरना उसमें मैंने जो अपने नोट्स लिखे हुए थे मैं आपको ज़्यादा डिटेल में भी इसकी बता सकता था। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन है वो अगर आप डी देख लें जरा। सो आप मुझे ये कह रहे हैं, ये जो आसिफ सईद खोसा साहब ने अपना डायरेक्शंस लिखी थी, ऑन द बेसिस ऑफ द डिक्लेरेशंस मेड अबव द फॉलोइंग डायरेक्शंस आर हियर बाय इशूड बाय मी, ये पहला फैसला था, उसमें उन्होंने कहा था द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो इज डायरेक्टेड टू प्रोसीड अगेंस्ट respondent number 1 and any other person connected with him in the respect of offense of corruption and corrupt practices. नैब प्रोसीड करे एसेट्स में, नैब चेयरमैन को घर भेजा जाए, इंप्लीमेंटेशन बेंच बनाया जाए। लेकिन इसमें भी जब उन्होंने कहा कि डिस्क्वालीफाई करे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, किस जगह लिखा है? मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि वो जो आप कह रहे हैं एसेट बियॉन्ड मींस है वो किधर है? नहीं, जो खोसा साहब की जजमेंट है, खोसा साहब की जजमेंट में भी है, मेरे पास अभी जजमेंट चूंकि नहीं है और मैं अपने नोट्स नहीं साथ लेके आया हुआ, लेकिन यहाँ पर जो है, जो इनका जो पैरा 14 है वो, और उससे पहले जो पैरा 13 है वो ये सारा प्राइम मिनिस्टर के एसेट्स बियॉन्ड मींस के ऊपर ही बात कर रहा है, और जो रेफरेंसेस हैं उनके ऊपर भी वो वही दे रहे हैं। चांद साहब देखिए, आप टेक्निकलिटीज के ऊपर बहस कर रहे हैं, मैं समझता हूँ 2 चीज़ें हैं। एक तो एक मुस्लिम लीग का सरबराह डिसऑनेस्ट डिक्लेयर हुआ है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक पूरी सियासी जमात का सरबराह। दूसरा, काशिफ भाई देखें, मॉरलिटी के ऊपर लोग कहते थे क्या बात करते हैं, आज से 2 महीने पहले चले जाएं, आज सुप्रीम कोर्ट के सामने सरेंडर किया ना मियाँ साहब ने। अगर यही सरेंडर ये पार्लियामेंट के सामने कर देते तो इनकी इज्जत बढ़ती या कम होती? पार्लियामेंट के अंदर तकरीर करके कहा मैं ना पार्लियामेंट के TORs को माना, ना अपोजिशन पार्टी की डिमांड्स को माना। और तीसरा, आज जो उनके मिनिस्टरों ने तकरीर की है, साजिश की बातें करते हैं, तो मैं हैरान हूँ कि साजिश इन्होंने मोहम्मद खान जुनेजो से लेकर जो उनकी हुकूमत, सबसे पहली साजिश मार्शल लॉ के अंदर कहते हैं आमरीत, क्या वो जब मोहम्मद खान जुनेजो साहब की असम्बली डिज़ाल्व हुई थी तो एयरपोर्ट से सीधा ज़ियाउल हक साहब के पास से के साइड पे कौन सा चीफ मिनिस्टर आया था, फिर जाके ओथ निगरान चीफ मिनिस्टर का किसी ने उठाया था, वो मियाँ साहब थे। तो ये मैं तो हैरान होता हूँ जब ये बातें करते हैं बड़ी। अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि अभी इदारे न्यूट्रल हुए हैं। ये थे मैच फिक्स करके या हर चीज़ करके खेलने के आदी थे, अभी इदारे न्यूट्रल हुए हैं, मीडिया कुछ न्यूट्रल हुआ है, सेक्शन ऑफ मीडिया, तो ये हालत हो गई है। नहीं, मीडिया तो हमेशा से देखें, ये मीडिया में तकसीम तो पुरानी, चलो आप तकसीम और चीज़ होती है, न्यूट्रलिटी और चीज़ होती है। अब सूरत हाल ये है कि मैं कहता हूँ इस मुल्क में आज पूरे मुल्क में मुझे कोई एक जगह बता दे जहाँ लोगों को अफसोस हुआ हो, चंद वर्करों को। हालांकि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि कोई लिबर्टी मार्केट बंद हो जाए, कोई माल रोड बंद हो जाए, कोई बाजार बंद हो जाए, लोग स्याह पट्टियाँ बांध के निकलें, वकला निकले, कोई मकतबा फ़िक्र निकले, कोई क्लर्क्स निकले, कोई टीचर निकले। हालांकि पंजाब हुकूमत है, मेरे ख्याल में वजीर निकले ना, मेरे ख्याल में जब इस हद तक एक पॉलिटिकल बंदे की, पॉलिटिकल पार्टी की परसेप्शन बन गई थी ना। चंद साहब, परसेप्शन क्या है? देखें, रियलिटी, ये तो रियलिटीज की हम बात करें, आर्टिकल कौन सा है, किधर लिखा गया, परसेप्शन ये क्या तो है? आपने लोगों को ज़बानी याद करवा दी, अब ये किताबें बंद करें। परसेप्शन क्या है? अब आगे चले, लोगों की सोच क्या है? सोच ये है कि कुछ सवाल पूछे गए थे प्राइम मिनिस्टर उनकी फैमिली से, वो उसका जवाब नहीं है बुनियादी तौर पे। तो लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या मियां साहब के डिस्क्वालीफाई होने से, डिसऑनेस्ट डिक्लेयर होने से, क्या आगे ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है? एग्जैक्टली, लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्या इससे आगे क्या के लिए अब टर्निंग पॉइंट क्या होगा? अब ये चीज कंटिन्यू करे तो तभी टर्निंग पॉइंट, ये चीज कंटिन्यू करे, मॉरलिटी के ऊपर हो, इदारों की मजबूती की बात आपने बड़ी ठीक बात की। कोई एक इदारा भी काम नहीं कर रहा, इदारों की तबाही का जिम्मेदार कौन है? इसका भी रेफरेंस को बनेगा कि नहीं बनेगा? इदारों को किसने तबाह किया आज तक? कोई एक इदारा भी बता देना।
ये ब्यूरोक्रेसी किसके हुक्म पे काम करती किसके है? हुक्म पे आइन और कानून की बजाय लोगों और अफराद की ख्वाहिशात पर क्यों काम होता है इस मुल्क में? ये इसको कौन ठीक करेगा? तो फिर इसको ठीक देखें। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को आप डिक्लेयर कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, वो कहते हैं जी मैं सरेंडर कर गया, पीएम हाउस भी छोड़ गया, इससे मसला हल नहीं होगा। एसएम जफर साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद है, अगर इजाजत दें। एसएम जफर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वर्डिक्ट डिसीजन तो पढ़ा होगा आपने अदालत का सर? एसएम जफर साहब आपको आवाज आ रही है? हेलो एसएम जफर साहब आपको आवाज आ रही है सर? आवाज तो आ रही है आपकी। सर मियां साहब नाअहल सारी ये पूरी ताहियात नाअहल है या 10 साल के लिए नाअहल है? कुछ आपको समझ आ रही है इस वर्डिक्ट को पढ़ के? आपका ये सवाल दोबारा दोहराएंगे? सर वजीर आजम जो साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब ताहयात नाअहल हैं या 10 साल के लिए नाअहल हैं सर? ये नवाज शरीफ साहब तो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ये नहीं जिक्र हुआ कि कितने अरसे के लिए। इसकी दो तशरीहात हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि इस टर्म के लिए तो डिस्क्वालीफाई हो गए, ये इस वक्त जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट के पीरियड में तो ये नहीं रह सकते। इससे आगे के लिए अभी जो कोई तशरीह मुकम्मल मौजूद नहीं है, अगरचे ये भी इंटरप्रिटेशन की जा रही है कि शायद फॉर लाइफ हो गए हैं, लेकिन उनके जजमेंट में ये कोई हवाला नहीं है, तो इसलिए ये भी काबिल तशरीह है। कुछ लोग कहते हैं कि चूँकि इस असम्बली के मुतालिक है और ये भी एक सही नुक्ता नज़र है, तो शायद इसी असम्बली के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। आइंदा के लिए नहीं हो सकते, क्योंकि जब आइंदा वक्त आएगा अगर वो सही किस्म की डिक्लेरेशन दें और सही तरीके से अपने आप को पेश करें तो मुमकिन है उस वक्त उस मौके पर वो अमीन और सादिक साबित हो जाए। तो ये है, अभी इस मामले को बिल्कुल हतमी तौर पर फैसला नहीं किया जा सकेगा। सर ये हतमी फैसला क्या कौन करेगा सर? हतमी फैसला फिर जब जाएंगे दोबारा रिटर्निंग अफसर के पास, वो जो फैसला करेगा उसके ऊपर अपील होकर फिर मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचे, या अभी भी ये जाकर इसकी तशरीह कराने की कोशिश करें। क्लैरिफिकेशन करवा सकते हैं अगर तशरीह नहीं कराते। आपकी दानिश में या आपने जो फैसला पढ़ के समझा, आपको ये नहीं समझ आया अभी तक कि कितने साल की उनकी नाअहली है? सो ही कैन कम बैक नेक्स्ट इलेक्शन, वो नॉमिनेशन करें और अगर रिटर्निंग ऑफिसर उनको एक्सेप्ट कर ले तो ही आपका ख्याल है कि वो नाअहल नहीं रहेंगे? एसएम जफर साहब, मेरा ख्याल है एसएम जफर साहब से शायद हमारा राब्ता अच्छा, मैं तो थोड़ा एग्री नहीं करता एसएम जफर साहब से। इसकी वजह यह है कि जो फैसला है वो आर्टिकल 62 और 63 के तहत है, उसमें मुद्दत नहीं दी गई हुई है और उसमें लिखा गया हुआ है कि यू आर डिस्क्वालीफाइड इफ वन इज डिस्क्वालीफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट अनलेस वो जजमेंट रिवर्स नहीं होती, आप डिस्क्वालीफाई गिलानी साहब को भी तो सादिक और अमीन नहीं रहे, उसमें 5 साल लिखा हुआ था। अच्छा। उसमें जो मुद्दत दी गई थी 5 साल की, उनकी मुद्दत पूरी हुई है और उसके बाद जब आपने मुद्दत नहीं लिखी तो फिर इसका मतलब यह है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट रिवर्स नहीं होती यू वोंट बी एबल टू कंटेस्ट इलेक्शन। और उसके साथ साथ इसका एक और इफेक्ट ये है कि अब इलेक्शन कमीशन उनको चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी बरकरार नहीं रख सकता। मैं उस तरफ आना चाह रहा था कि आप पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत एसएम जफर साहब लाइन पर मौजूद है। सर आवाज आ रही है आपको? ये आ रही है आवाज। सर ये क्या 62-63 के तहत जो वजीर आजम साहब को अब घर भेजा गया है, क्या एक पेंडोरास बॉक्स खुल गया आपके ख्याल में? दूसरों में भी लगेगा ये 62-63 इस जजमेंट के बाद, या आपको लगता है कि किस चीज पर, किस बुनियाद पर वजीर आजम घर गए? पहले तो मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि इस फैसले से न जमहूरियत को न रियासत को कोई ऐसा धक्का लगा है या नुकसान हुआ है। ठीक, इससे इसमें इतने परेशानी की बात नहीं चाहिए। अलबत्ता जहाँ तक इस फैसले का ताल्लुक है, इस फैसले को अगर मैं तर्जिया करूँ तो वो जो इनका हिस्सा है फैसले का, जजमेंट का, कि इसको रेफरेंस कर दिया जाए नैब कोर्ट की जानिब, उससे मैं शुरुआत से मुतफिक था, उसी का मैं तकाजा करता था कि भेज दिया जाए मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के मुतालिक में। जहाँ तक दूसरा हिस्सा है, माजरत के साथ मुझे वो कुछ कमज़ोर दिखाई देता है, लेकिन अभी पूरी तरह तफसील से पढ़ने के बाद मैं उसका तजिया करके बताऊंगा कि क्यों कमज़ोर मुझे दिखाई देता है। लेकिन पहला हिस्सा बिल्कुल मैं मुतफिक हूँ, दूसरे हिस्से पर अभी मेरी रिजर्वेशन मौजूद है। सर ये डिस्क्वालिफिकेशन का ताल्लुक। सर डिस्क्वालिफिकेशन पे आप मुत्तफिक हैं सर? पोजीशन ये है कि आपको वाजिब नज़र में अपनी राय बताने लगा हूँ जी जी कि ये एक
दूसरे कानून के मातहत जो आपने अपनी सैलरी वसूल नहीं की, वो उस कानून के मातहत समझी जाती है कि आपका एसेट है। ठीक है। लेकिन अगर वो कानून 62 में शामिल किया जाए, इकट्ठा करके पढ़ा जाए, तो फिर बिना शक व शुबा जजमेंट दुरुस्त है। लेकिन अगर वो जो कहा जाता है कि वो एसेट का हिस्सा है, वो सिर्फ उस कानून तक महदूद है, वो इसका एक तस्वुराती हिस्सा है और उसको आगे नहीं लाया जा सकता, तो फिर ये जजमेंट का हिस्सा दोबारा काबिल तवज्जो होगा और उस पर शायद रिव्यू की गुंजाइश बनती चली जाए। बिल्कुल ठीक है सर, इस पर रिव्यू की गुंजाइश बनती जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। रिव्यू तो हो सकता है, रिव्यू तो हो सकता है, रिव्यू से निकलता क्या है? वो रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को किस हद तक क्वेश्चन कर सकते हैं आप? इसमें तो मतलब फेस तो कुछ नहीं रहेगी। फुल बेंच बनेगा। नहीं नहीं, यही बेंच, यही 5 लोग नहीं, सेम बेंच, यही 5 लोग नहीं। लेकिन रिव्यू ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और क्या करेंगे रिव्यू करके? जरा चलो, इफ यू वर द लॉयर, आप वकील होते हैं, रिव्यू से मिलता क्या? देखिए, मेरा ख्याल है कि इनकी पॉलिटिकल और लीगल स्ट्रेटजी फ्रैंकली दोनों ही नहीं थी। नॉट फ्रॉम, एक दफ़ा अगर मैं पीटीआई से निकल रहा हूँ और फिर थोड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे देखें तो फ्रैंकली मुझे तो समझ ही नहीं आई कि आखिर पीएमएलएन शरीफ फैमिली की स्ट्रेटजी थी क्या। मसलन ना उनकी कोई लीगल स्ट्रेटजी थी, ना उनकी कोई ख्वाजा हारिस ने आखिरी दिन आके जो डिफेंस लिया, दैट वाज मच बेटर देन पहले दिन लिया जा सकता था। पहले दिन लिया जा सकता था कि नहीं तो वो तो अब्बा जी के थे, अब्बा जी ने आगे दे दिए हमें और हम वो देखिए फवाद आज ख्वाजा साद रफीक ने बात की कि हम अपने मुस्लिम लीग के वोटर्स से, मैं अक्सर मुस्लिम लीगियों से मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ यार अदालत को तो चलो टेक्निकल ग्राउंड पे ट्रेल नहीं बता, कभी पार्लिमानी पार्टी को ही ट्रेल बता दें अपनी को कि ये मेरे एमएनए है भाई, मेरे ये फ्लैट थे, ये मियाँ साहब की जायदाद से। बंदा ब्रीफिंग दे देता है ना, अपने एमएनए को ब्रीफिंग दे देता है इन कैमरा। अच्छा, मैं अगर बंदे के पास कुछ हो, अपने वर्कर्स को ही ब्रीफिंग दे देता है कि भाई आपने मुझे वोट दिए, 1985 से आप मुझे वोट देते आ रहे हैं कि ये मेरे फ्लैट थे। अच्छा, मैं बताऊं हुआ क्या? आपने उन लोगों के दिल तोड़े उन्होंने जो आपको वोट देते थे, जो आपके बड़े मसीहा। हालांकि हम छोड़ दे लोगों को, एक सियासतदान, एक लीडर, एक प्राइम रोल- मिनिस्टर जो रोल पाकिस्तान मॉडल का होना रोल मॉडल, एक पोजीशन होती है। आप पर पिछले 1.25 साल से इल्जाम लग रहा है कि पैसे कहां से आए और आप नहीं बता रहे। 1.25 साल में आपकी तरफ से क्या आप जानते हैं? मैं बार बार एक बात करता हूं, इसका बुनियादी इल्जाम क्या था कि लंदन के अपार्टमेंट्स कहां से आए? अभी तक उन्होंने ये वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट नहीं देखे हमने। बस ये छोड़ दें कि पैसे दुबई से कहां गए, जद्दा कैसे गए, लंदन कैसे आए, वो मनी ट्रेल छोड़ दें। नीलसन और नेस्कॉल आपकी मिल्कियत है या नहीं, कागज मेरे सामने कोई नहीं, ना आपके सामने। दिस इज द ग्राउंड रियलिटी। इस रियलिटी के आगे क्या लड़ेंगे आप? एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो क्या मियां साहब की पॉलिटिक्स भी खत्म है? क्योंकि आप वो ना मेंबर बन सकते हैं किसी सियासी जमात के, ना लीड कर सकते हैं सियासी जमात। अब देखना यह कि कितने अरसे के लिए नाइल है। अगर वो इस इलेक्शन में लीड नहीं कर सकते अपनी सियासी जमात को, फिर क्या होगा? पार्टी किधर जाएगी? एक ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी रिपरकशंस भी हैं, कानूनी तौर पे तो फैसला हमारे सामने आ चुका है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, फवाद साहब, अली जफर साहब भी मेरे साथ लाइन में मौजूद है, जरा उनसे भी मैं उनका ओपिनियन ले लूं उस पे। अली जफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपको मुबारक हो, आपने तो बहुत मेहनत की इस सारे मैटर में। जी सर, आपका क्या ख्याल है, वजीर आजम को किस बुनियाद पर नायल किया गया अली जफर साहब? देखिए जी, जिस तरह हमने पहले भी आपके शो पे डिस्कस किया था, 2 पहलू थे। पहला पहलू तो ये था कि, और कानून उस पर पहले मैं बता दूं आपको कि क्या है ताकि उस पर कन्फ्यूजन ना हो। कानून ये कहता है कि अगर कोई मिस डिक्लेरेशन करे एमएनए, एमपीए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब अपने इलेक्शन लड़ने जाते हैं और उसमें कोई चीज़ छुपा दे, चाहे वो 1 रुपये की चीज़ छुपाए, 2 रुपये की छुपाए, 10,000 दिरहम की छुपाए, लाखों की छुपाए, अगर वो कोई आइटम छुपाता है कि ये मेरी इंटाइटलमेंट है और उसको नहीं डिस्क्लोज करता, तो वो डिस्क्वालीफाई सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कर सकता है। FZE उन्होंने तो छुपाई, एक तो बड़ी वाज़ेह चीज सुप्रीम जो कोर्ट ने कंपनी थी देखा, उनकी जबल अली में, उसको उन्होंने छुपाया, इस वजह से उनको नायल करा दिया। उनको उन्होंने छुपाया, सिर्फ उसको नहीं छुपाया बल्कि उन्होंने ये भी छुपाया कि उसमें वो सैलरी उनको एंटाइटलमेंट है जो उनका एक एसेट है। आपको पैसा मिले ना मिले वो एसेट नहीं बनता, आपकी इंटाइटलमेंट पैसा बनता है। आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था कि जनाब मेरी ये कॉन्ट्रैक्ट है मेरा जिसके तहत मुझे 10,000 दिरहम मिलना है, और वो बेशक कह देते कि उसमें नहीं मिला, उसमें डिक्लेयर कर देते कि मुझे नहीं मिला, लेकिन ये कि मेरी इंटाइटलमेंट है ये डिक्लेरेशन उनको करनी चाहिए थी। उन्होंने नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट ने
कानून के मुताबिक उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया उनको। अब तो सर ये एक aspect बुनियादी सवाल है जो एक। मेरे जहन में आ रहा है कि अगर आपका केस एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का मेरा ख्याल है कंसीलमेंट ऑफ एसेट वहां पे तो बहुत ज्यादा ग्लेयरिंग है, यानी एक एसेट आपके निकले जिसको आप बमा फैमिली डिनाई करते रहे हैं, फिर आपसे पूछा गया मनी ट्रेल दें, आपने कोई मनी ट्रेल नहीं दी। जो केस बुनियादी था जो 1.25 साल से चल रहा था, क्या ऐसा मुमकिन है? और लॉ में ये इट्स कॉमन प्रैक्टिस, फवाद यू आल्सो आंसर इट आफ्टर, कि लॉ में कॉमन प्रैक्टिस है कि आप केस जिस तरह इस केस में हुआ और लेकिन एफजी अगर आपके सामने आ जाए आप कहें यार नायल इस बुनियाद पे नायल हो जाते हैं, इज दैट कॉमन प्रैक्टिस? ये कानून में कॉमन है? जी देखिए, मेरा ख्याल है वो जो पहला एस्पेक्ट है केस का वो बहुत अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें बल्कि ये कर देती कि खुद डिसाइड कर लेती सारा कुछ, तो फिर शायद हम ऑब्जेक्शन करते कि सुप्रीम कोर्ट तो ट्रायल के बगैर ही डिसाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और आर्टिकल 10A किधर गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आइन के मुताबिक और जो प्रिंसिपल है जूरिस्प्रूडेंस का उसके मुताबिक ये कहा कि हमें बहुत कुछ मिल गया है, हमने सारा कुछ देखा है, सारा कुछ झूठा है, हमने इनको चांस दिया कि जीआईडी के सामने अपने आप को वो साबित कर लें कि वो उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, वो उन्होंने तब भी नहीं किया। लेकिन हम फिर अब इनको हमारे ख्याल के मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमारे ख्याल के मुताबिक चूंकि इन्होंने अब जुर्म किया है इसलिए ये अब ट्रायल कोर्ट में जाएंगे और वो ट्रायल कोर्ट इनको सजा देगी। तो अब जब ट्रायल कोर्ट में आ जाए मामला और नैब कोर्ट में आ जाए तो इस वक्त सारे जो मुल्जिमान हैं वो उनको अरेस्ट किया जा सकता है और उनको हाई कोर्ट में जाके अपनी प्री अरेस्ट बेल करानी पड़ेगी, जिन्होंने पर्जरी और जिन्होंने फिर वो मुकदमे में पेश वो तो रास्ते ही दो। और आगे पहले वो मेरे आके सवाल तो का, फिर- क्योंकि मेरी कंफ्यूजन अब जगह कायम कि अगर आप एवनफील्ड्स का केस शुरू करें और एफजी पर, मैं ये फवाद चौधरी साहब से भी पूछ लूं, एफजी पर आ जाए क्योंकि यूर लॉयर ऑल्सो, आप भी वकील, एफजी पर फैसला दे दे, इस तरह कॉमन प्रैक्टिस है ये? नहीं, ये तो ग्राउंड्स है ना सारी जो उनके सामने थी। अब मसलन अगर वो एवनफील्ड के ऊपर फैसला ये कर देते कि उस म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो आई थी कि ये बेनिफिशियल ओनर है मरियम नवाज साहिबा, और वो इसके ऊपर फैसला कर देते तो फिर ट्रायल कोर्ट को भेजने को कुछ ना रहता। ये जो सारी चीजें हैं ये कोर्ट के सामने, ये जो सारी एविडेंस है ये तो कोर्ट के सामने पड़ी हुई थी। अब जैसे अली ने बिल्कुल सही कहा कि कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया है खुद को फाइनल ऑर्डर पास करने में इनके ऊपर। सारी दुनिया को पता है कि जाहिर है कि इतनी ज्यादा एविडेंस वहां पे ओवरवेलमिंग है कि ये सारे इन्वॉल्व है। कोर्ट ने वहां पे रिस्ट्रेन किया है जहां पे ब्लैक एंड व्हाइट को इस्तेमाल किया है, ग्रे एरिया को फिलहाल छोड़ दिया है इन्होंने, बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट को छोड़ दे जेट ब्लैक को उन्होंने इस्तेमाल किया है। और ये बिल्कुल अली सही कह रहे हैं। देखिए अब ये क्रिमिनल कोर्ट है नैब की कोर्ट में अब क्या करना होगा, अब नवाज शरीफ साहब को, मरियम बीबी को, हसन और हुसैन को पहले अपनी बेल लेनी होगी और अदरवाइज ऑब्वियसली दे हैव टू बी अरेस्टेड। सियासी रिपरकशंस पे आए जरा। हाँ चांद साहब, ताड़ी पार्टी ने तो कोई फायदा नहीं, फायदा तो छाला तो वो मारने है सारे। नहीं देखें, मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी को फायदा हुआ है, ठीक, और डेमोक्रेसी को फायदा होगा तो पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। क्या तो कहें कि पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक जमात नहीं है। और फिर मैं समझता हूँ कि अगर करप्शन के खिलाफ किसी लेवल पे भी काम शुरू होता है, बेशक उसके आप अभी कहेंगे कि पीपल्स पार्टी भी आ सकती है काबू। अब अगला सवाल आप मेरे से यही करेंगे तो आ जाए ना, मुझे हमें कोई इतराज नहीं है उस पर कोई इतराज नहीं है। अगर मैं आ जाता हूँ काबू तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा। पार्टियां कोई एक शख्स के मरूने मुन्नत नहीं होती, पार्टियां चलती हैं, मुल्कों को लेकर आगे चलती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, ये बात सही है। लोग आते जाते रहते हैं। वो कहते हैं ग्रेवयार्ड्स आर फुल ऑफ इंडिस्पेंसेबल। तो बड़े बड़े देखें भुट्टो साहब को जब आपने शहीद किया तो कहा पीपल्स पार्टी तो खत्म हो गई, उसके बाद आज के फिर बीबी को मारा, पूरा खानदान कत्ल हुआ। पार्टी जिंदा है ना, उनकी सोच आज भी जिंदा है। हम उनका नाम भी लेते हैं, उनके नाम के वोट भी लेते हैं, उनको तारीफें भी करते हैं, उनको आज मियाँ साहब को भी आज वो याद आ रहे होंगे। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये अब इस वक्त मियाँ साहब और एक अलमिया जो हो रहा है कि अब जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं, अब कल को एक मुल्क को एक नए राह पे चलेंगे, मॉडल टाउन वाकया की रिपोर्ट हम शुरू कर देंगे। मुल्क को तो हैजानी कैफियत से ना निकला। क्या वजह है, क्या हम सियासी इतनी जमातों बैंकरप्सी है, इतनी जमातों को बैंकरप्सी है। अपनी फैमिली के बाहर कोई कैंडिडेट नहीं नजर आता? देखिए मैं अब इसमें तो शहबाज पीपल्स शरीफ पार्टी को आप बरी साहब कर का सकते यहाँ पर होता हैं। है देखिए यूसुफ रजा गिलानी के बाद या जब आसफ ज़रदारी साहब अपनी फैमिली को भी किसी फर्द को प्राइम मिनिस्टर बना सकते थे। चाहिए थी ना। नहीं प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते थे अगर मियाँ साहब का मॉडल रखता कि अभी सीएम शहबाज शरीफ साहब से सीएम शिप नहीं हो रही, वो भी हमजा शहबाज साहब कर रहे हैं, अब वो प्राइम मिनिस्टरशिप आपके करेंगे।
नहीं ये मेरी समझ से बालत आ रहा है। या तो क्या कि सारे टारगेट चौधरी निसार साहब का और हमजा शहबाज साहब का टारगेट मरियम नवाज थी सिर्फ। नहीं, मैं थोड़ा मुख्तलिफ पॉइंट देना चाह रहा था। पहली बात तो ये है कि ये फैसले पड़े बगैर अपने फैसले करते हैं। पिछली दफा भी इन्होंने यही किया, मिठाइयाँ बांट दी, सब कुछ कर दिया और फैसला नहीं पड़ा। अब भी एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। अब क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि अभी आपके ARY पे खबर चल रही है कि शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। अब आप देखें कि इसकी जो फैसला है, इसकी जो सी है, उसमें हुदैबिया रेफरेंस जो है वो खोल रहे हैं। अब हुदैबिया रेफरेंस में जो मेन एक्यूज हैं वो शहबाज शरीफ साहब हैं। अब वो मुझे बताएं, जिस तरह से अली ने पहले बात की, जब रेफरेंस खुलता है तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने बेल लेनी है। अब शहबाज शरीफ साहब अपनी बेल कराएंगे या वो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टरशिप लड़ेंगे? अगर ईमानदारी से इस मुल्क में कभी इत्तेसाब होना तो मियां शरीफ फैमिली का जो महवर है ना करप्शन का, वो शहबाज शरीफ। खा LDA की कार्रवाइयां ले लें, खा डेवो की डील ले लें, खा कोई भी ले लें, मैं कहता हूं मियां नवाज शरीफ उनकी निस्बत इनोसेंट है और मरियम हमजा की निस्बत इनोसेंट है। यार हद है यार, वैसे खुदा की। लेकिन ये फिलहाल मुझे करने वाले अगर यहाँ मुझे साजिश नजर आएगी, अगर ये होता है ना फिर मुझे साजिश। सर वैसे ये अगर ये होता है ना कि सिर्फ मियां साहब की फैमिली को आउट करके शहबाज शरीफ की फैमिली को ऊपर लाना था, फिर साजिश। फिर मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं भी कहूंगा, फिर इसमें चौधरी निसार की तकरीर को उस जाविये से मैं देखूंगा, उनकी नाराजगियों को, उनकी सारी स्पीचेस को। लेकिन अभी चौधरी निसार क्या करेंगे? अभी ये भी तो चौधरी निसार ने क्या करना है? अली जफर साहब, ये जो चंद साहब बात कर रहे हैं, बात तो ठीक है। ये मामला सिर्फ एक आधे बंदे को घर भेजने के लिए तो मैं बार बार कहूंगा कि फर्स्ट फैमिली को अपने जवाब देने चाहिए थे। मुझे समझ नहीं आता ये कौन सी जमहूरियत है जिन्होंने 1.25 साल से मुझे आपका ये पता नहीं चला आपकी मनी ट्रेल क्या है, अपने अपार्टमेंट कहां से खरीदी। लेकिन अगर आप इसको यहां पे रोक देंगे तो फिर तो आपने वो चीज अचीव नहीं की जो इस मुल्क में होनी चाहिए। ये तो नहीं कि किसी एक आदमी का, एक फैमिली का, सबका एहतसाब होना चाहिए, सबको खुले लाइन लगाना चाहिए इसमें। तो हाँ, तो आप नैब का चेयरमैन स्टेप बाय स्टेप जनाब, मेरे ख्याल के मुताबिक कोई भी चीज़ आप एकदम अचीव नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ी स्टेप आपने ली है, बहुत बड़ा कदम उठाया आपने, और ये सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला दिया वो मेरा ख्याल है बिल्कुल आइन के मुताबिक है कि आप एक प्राइम मिनिस्टर को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपने डिस्क्वालीफाई किया और साथ ये कहा कि आप रेफरेंसेस फाइल करें और उसके ऊपर अपने एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच भी बना दिया टू मेक श्योर कि ये सारा कुछ प्रोसेस जो है वो अख्ताम तक पहुँचे। तो ये एक बहुत बड़ी स्टेप है और अब ये आप देखेंगे कि ये एक प्रेसिडेंट बनेगा बाकी सारों के एहतसाब के लिए भी। अब जो आदमी मेरा सर, ये एहतसाब बाकियों का भी 62-63 के तहत होगा सर? नहीं, 62-63 तो अगर उन्होंने कोई मिस डिक्लेरेशन की तो बिल्कुल होगा, लेकिन अगर उन्होंने उनके खिलाफ करप्शन का इल्जाम है तो फिर इसी तरह का प्रोसेस उनके खिलाफ भी फॉलो किया जाएगा कि उनका मैटर ट्रायल में भेजा जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। इस फैसले के सियासी रिपरकशंस भी की होएगा सर? मुस्लिम लीग नून सबसे पहले बताएं। देखिए, मुस्लिम लीग नून 2002 में काम पे थी, जब बहुत सारे उम्मीदवारों को, बहुत सारे कार्नर्स को पता चल जाए कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ नहीं है, जुडिशरी हमारे साथ नहीं है, इलेक्शन अगला कुछ फेयर होने की उम्मीद है, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ नहीं होगा, तो बहुत सारे उम्मीदवार उनको ऑटोमेटिकली छोड़ जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर अकाउंटेबिलिटी हो, जो उनके डिस्ट्रिक्ट्स में, डिवीजन में सियासी अपने, देखिए कैंपेन तो वो कर सकते हैं मेरे ख्याल में। वो आर्टिकल 5 पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर, अगर आप इस काबिल हैं कि आप मेंबर कौमी असेंबली इलेक्ट हो सके तो आप सियासत भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर मियां साहब कैंपेन ना कर सके तो वोट तो मियां नवाज शरीफ का है, किसी और का नहीं है। मेजर सवाल वोट तो मियां नवाज शरीफ का है। मैं समझता हूँ सियासत क्या है, बड़ा मुश्किल सवाल है। अगर वो जलसों से तकरीर करना चाहें तो वो मुश्किल होगा रोकना, लेकिन वो कर भी सकें। लेकिन वो चेयरमैन नहीं रहेंगे, पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, सो जो आर्टिकल 63 की जो रिपरकशंस हैं वो उनको अवेलेबल नहीं होंगी, डी सीट नहीं कर सकेंगे लोगों को। फिलहाल मुझे लग रहा है कि इनको बादल ना खास्ता PML का जो सदर है वो बाहर, शरीफ फैमिली से बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हुदैबिया में है, ये इधर है। हमजा को जो वो तो बात आपकी पहले भी आगे रिकॉर्ड पे आ गई है। मुझे ये बताएंगे अगर वजीर आजम साहब, साबिक वजीर आजम, अब कैंपेन के करने के काबिल भी अगर नहीं रहे ना, बात यह है मेजर हिट फॉर द पार्टी, ह्यूज हिट फॉर द पार्टी। और ये इनकी जो पॉलिटिक्स है वो फ्रैंकली, मैं तो अभी भी, आपको पता है आपसे वैसे भी बात होती रही, मैं तो हमेशा समझता था कि पैनामा के फौरन बाद इनको इलेक्शन में चला जाना चाहिए। अभी भी ये कर सकते थे, बिजली पूरी नहीं, गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स, आपको पता है मसाइल, पार्टी तो इंटैक्ट थी ना, और शायद हम भी उतने तैयार नहीं थे।
हम भी उतने तैयार नहीं तैयारी की हुए। जरूरत भी कोई ਹੁਣ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ आप किधर देख रहे हैं पीएमएलएन को अगले 6 महीने साल? देखिए मैं तो देख 5 रहा हूँ ग्रुप 5 चलो नहीं 5 नहीं ग्रुप उसमें 2 ही हैं, 2-3 माइंड सेट हैं उनमें, अभी विधानसभा लेकिन मामले बने हैं। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट की छतरी के बगैर पीएमएलएन इलेक्शन नहीं लड़ेगी, वो लड़ ही नहीं सकती। उसके मेजॉरिटी क्या लोग देख रहे हैं किधर जाएगा? क्या अगले 6 महीने साल का काफ सिनेरियो लीग बताएं? काफ लीग बनेगी, काफ लीग इधर से डेपुटेशन पे काफ लीग में, काफ लीग से डेपुटेशन, अब नई लीग को बनेगी। बनेगी आपका ख्याल? चौधरी निसार अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने कैंपेन की तो फिर शायद ना बने। अगर मियां शहबाज शरीफ साहब पार्टी के इंचार्ज बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो तो पता है उंगलियों से चलाते हैं। और मरियम बीबी अगर बने तो मरियम इन दूसरों से तो बेहतर है उनकी पार्टी। एक्सेप्टेबल भी ज्यादा होंगे। बट मरियम नवाज तो क्लियर कट केस है ना, केस है। फैसला फिलहाल नहीं है। ये बात फिलहाल सियासत की हो रही 6 है। महीने में देखे केस जरदारी साहब से ज्यादा किस पे? अगले 5 साल नहीं, लेकिन ये हुकूमत तो भी चला गए, 4 साल नहीं, जरदारी लेकिन ये साहब को सुप्रीम सजा तो कोर्ट नहीं ने हुई ना, 6 सुप्रीम महीने कोर्ट का ने टाइम इनको भी किसी को- मरियम को भी ये सजा नहीं हुई ना, सजा वज़ीर 6 आज़म महीने का पाकिस्तान की। टाइम दे दिया ना या उसमें अब क्या होता है ये फैसला अब आगे जाके हो। सो आपको अगले और 4 मरियम महीने बीबी के मुश्किल लग खिलाफ रहे हैं जो हुकूमत की। सबसे खतरनाक केस है वो फौजरी का है, जिसमें बात देखो सुन लिया है। जिसमें को बहुत बड़ी एविडेंस चाहिए ही नहीं, वो तो सीधी सीधी फौजरी है। कैलिबरी फॉन्ट और वो जो अपना उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में किया है वो तो बिल्कुल एक मतलब जिसने भी सो उनको आपको लगता कहा है कि वो मरियम बीबी I मुश्किल think में she सारा was finished. उनकी पूरा घर पॉलिटिक्स मुश्किल तो में। मुझे लगता है कि शुरू होने से मकाफात पहले अमल खत्म है। हो गई है। ठीक। अब कोई नया जिलानी तो नहीं मिलेगा ना, ना कोई ज़ियाउल हक मिलेगा। हाँ, हक जिलानी के बगैर अब सियासत पाकिस्तान को दोबारा वैसे जिंदा थोड़ा नहीं हो सकती। अप्रिशिएट हमें करना चाहिए। किसी थर्ड वर्ल्ड में अरब मुल्कों में जो पाकिस्तान में हुआ है मुमकिन नहीं। मुमकिन नहीं, एब्सोल्युटली। What आई एम सो a प्राउड ऑफ Pakistan. माय JIT, माय कोर्ट्स, कि कम से कम हमने फैसले करने शुरू किए हाँ। और उम्मीद है कि फैसला यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म नहीं होगा। बिल्कुल। आगे मजीद जो यहाँ पर लाइनें लगी है ना चोरों डकैतों की, उन सारों को पढ़ने की जरूरत है। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज। ARY News Application. The latest news at your fingertips. At ARY, we feel it's essential to give you, our viewers, access to news wherever you are, whenever you want. Easy to use and a simple interface, giving you the best usability factor. Watch live streaming in HD quality. World news, making sure you're in touch with the world. And much more. Download our free app now and start watching your favorite programs at your convenience.